the Rajasthan provision of transfer of immovable property and provision for protection of tenants from premises in disturbed area बिल 2026 को मंजूरी दी है। सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्यीय असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। इस कानून के आने के उपरांत विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, पारित होने के बाद लागू होगा। इसको आप अशांत क्षेत्र घोषित कर दोगे, डिस्टर्ब एरिया कर दोगे, उसके बाद में कोई निवेशक आएगा, कोई विकास होगा, कोई जमीन के दाम बढ़ेंगे बल्कि गिरेंगे, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा या कमजोर होगा। आप समझ सकते हो, सक्षम अधिकारी को असीमित अधिकार देकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी को जनप्रतिनिधियों के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, चुनी हुई सरकारों के ऊपर बैठाने का ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका हम राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पहले विधायक दल के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद में पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार बिल पे ठप्पा लगाया है, जिसमें प्रदेश में गुजरात की तरह किसी भी क्षेत्र में अगर लगातार दंगे होते हैं तो उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यह सरकार को अधिकार होगा। इसके साथ ही वहां बिकने वाली संपत्ति जो अधिकृत ऑफिसरों के, उसकी बिना परमिशन के आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता। हालांकि और भी कैबिनेट के डिसीजंस हैं जिनमें निवेश की बात भी कही गई है, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन सबका ध्यान केंद्रित इसी पे है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया है कि गुजरात मॉडल के जरिए एक दहशत फैलाने का काम हो रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और बीजेपी ने कहा है कि विधानसभा में इसे इसी सत्र में लाया जाएगा। कांग्रेस में उसको अगर कहीं पे भी कुछ आर्ग्यू ऐसा लगता है कि इसमें गलत है तो जरूर चर्चा में हिस्सा ले। बिना चर्चा के बिल पास नहीं होगा। ये विपक्ष को तय करना है कि हंगामे की भेंट चढ़ा करके और सदन को चला करके इसमें चर्चा चाहते हैं या फिर हंगामा चाहते हैं। खैर, इसके क्या मायने हैं और कितना जरूरी है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है बिल। हमारे साथ विधिवेत्ता और राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा से अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं इस बिल की कि राजस्थान के लिए जरूरी है ये? देखिए योगेंद्र जी, ये तो जरूरी था बहुत पहले से ही। ये क्यों नहीं आया मेरे समझ में नहीं आया। अब जैसे मालपुरा में भी थोड़े दिन पहले प्रदर्शन हुआ था, जिनमें वहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साहब 800 के करीब परिवार मालपुरा से शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरह से टोंक की स्थिति, टोंक में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक जो संख्या है वो अल्पसंख्यक या दूसरे समुदाय के संख्याओं की वहां बढ़ गई है। इसी तरह से मैं तो 2001-2 की बात कर रहा हूं, जब मैं शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती था, तो वहां जो भट्टा बस्ती है तो वहां सब्जी मंडी के ऊपर जो थे वो एक समुदाय के लोग वहां रहा करते थे।
लेकिन आज देखा जाए तो वहां से सड़क करके और जो चौराया है भट्टा बस्ती का नीचे का, वहां तक लोग आ गए। इसी तरह से शास्त्री नगर में भी ये स्थिति पैदा हो गई। रामगंज की हालत आप देख रहे हैं, ऐसी हो गई। तो जहां पर किसी भी समुदाय में, विशेष समुदाय हो या हमारा समुदाय हो, उनके अंदर अगर संतुलन बिगड़ता है तो वो संतुलन कानून से ही रोका जा सकता है। और गुजरात में ये काम अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, आनंद में किया गया और वहां सख्ती से लागू है। और इसका यही अभिप्राय देखिए, जहां पर एक समुदाय है संख्या में, वहां अगर दूसरा समुदाय को बढ़ाना हो, पहले वहां किराए पे मकान ले लो, फिर वहां पर ये देखो कि हम जब तैमाद ऊंची करके चलते हैं तो वहां दूसरे समुदाय के लोग डरते हैं, दमकते हैं और वो अपने घर बाल बच्चों का ध्यान रखते हैं, फिर वहां से वो सरक जाते हैं। तो इनका एक पैटर्न है विशेष कि साहब हम क्या कर सकते हैं जिससे ये लोग सरकेंगे आगे। और इसके लिए कोई डराने धमकाने की, कोई बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसे ही व्यवहार ऐसा प्रतिकूल दिखता है, क्योंकि हिंदू समुदाय या कोई दूसरा समुदाय, क्रिश्चियन हो, कोई सिख समुदाय, कोई भी हो, तो हर किसी से संघर्ष करना उचित नहीं समझता। तो क्या करते हैं ये कि यार यहाँ अशांति पैदा हो गई, अब यहाँ से मकान बदलो और जाओ। मेरे को ये अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान में 1976 भूमि ट्रांसफर नियंत्रण अधिनियम लागू था। तो आप देखिए, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो ग्रामीण इलाका, जो जैसे भट्टा बस्ती के ऊपर की लैंड थी, वो ऐसी थी, तो उसमें बंदिश लगा रखी थी कलेक्टर ने कि यहाँ का जो मकान है आदमी बेच के नहीं जाएगा। उस समय जो मुझे ध्यान आता है, तो ये क्या करते थे कि साहब हमें तो मकान बेचना है, लेकिन आप मकान नहीं बेच सकते क्योंकि कानून तो अपने बना हुआ था ही नहीं। अब ये हल्का फुल्का कानून था, इसी से कलेक्टर ने रोक लगा रखी थी, क्योंकि उस इलाके में इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं पहले हुई है और बाद में भी ऐसा डराव पैदा हो गया था, तो कलेक्टर कर सकते थे। अब ये है कि ये कानून आने के बाद में कम से कम ये हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस धार्मिक उन्माद में वहां पर जो व्यवस्था पैदा करता है, उसके तौर पर किसी दूसरे समुदाय को वहां से भगाने का प्रयास करता है, वो लालच देकर प्रयास करता है, धमका के, और वहां पर अपना मकान, उसका मकान बिकवाने का कार्य करता है। तो अब स्थिति क्या होगी कि ये कलेक्टर के हाथ में होगा। आपको उस रजिस्ट्री का पहले प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, उस प्रारूप को कलेक्टर को पास भेजना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड वगैरह सब होंगे, शपथ पत्र आपका सही होगा, और फिर जांच कराएगा कलेक्टर। वो जांच कराएगा किससे? पुलिस से जांच कराएगा। वो जांच कराएगा पटवारी गिरदावर से जांच कराएगा कि भाई ये जो जा रहा है यहाँ से बेच करके, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये कोई मजबूरी तो नहीं है इसके साथ कि ये अगर कोई डराव की वजह से, कोई दंगे फसाद की वजह से, कोई इस वजह से तो नहीं जा रहा है। ये सब जांच होने के बाद में वो उसको अनुमति देगा बेचने की। और अगर उनकी बिना अनुमति के इस प्रकार की कार्रवाई हो गई और उनको पता चल गया या किसी ने शिकायत कर दी, तो रजिस्ट्री अनवैलिड मानी जाएगी। ये इस एक्ट के जो प्रावधान है वो हैं। और आप देखिए, पुलिस को भी उसके अंदर अधिकार मिलते हैं। अगर अशांत क्षेत्र हो गया या वहां इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जहां एक समुदाय को भय व्याप्त है या कोई ऐसा है, तो पुलिस भी वहां संख्या में ज्यादा होगी। वहां पुलिस को अधिकार प्राप्त होंगे कि वो इस प्रकार की गतिविधियों को कैसे रोके। उनको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी, उनको हथियार प्राप्त होंगे, उनको अर्धसैनिक बल प्राप्त होंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये गुजरात मॉडल में, इसमें हर 3 महीने में इसका जो है रिव्यू किया जाएगा। जब 3 महीने में रिव्यू हो जाएगा, अगर ये देखते हैं कि भाई अब शांति है, कोई इस तरह की अदला बदली मकानों की नहीं हो रही है, शांति पैदा नहीं हो रही है, तो इस एक्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। और नहीं है तो 3 साल तक ये लागू रह सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा लागू नहीं रहेगा, जैसा मैंने जानकारी प्राप्त की है। लेकिन इस प्रकार का एक्ट बनना बहुत जरूरी है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इससे जो अशांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में लोगों के अंदर विश्वास प्राप्त होगा, विश्वास जगेगा, और ये जगेगा कि मजबूरी में कोई मकान बेचते हैं। आप देखते हैं कई बार आती है कि साहब ये मकान बिका हुआ है, क्यों साहब, हम इस मोहल्ले में यहाँ रहते हैं, यहाँ ऐसी अशांति हो रही है, यहाँ लोग लांगे ऊंची कर करके घूमते रहते हैं, हमको यहाँ इस मोहल्ले में नहीं रहना है। तो इस तरह की जो गतिविधि जानबूझकर भी तो की जाती है, अनजाने में इस प्रकार की चीज नहीं होती। और ये ऐसी है जो किसी कानून से और कोई क्रिमिनल एक्ट से रोकी नहीं जा सकती, इसलिए इस एक्ट का होना बहुत जरूरी है। चले, इसका अगर बार बार कहीं सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो 3 साल के लिए सरकार को इस बिल के जरिए अधिकार होगा कि उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। वहां की संपत्तियां हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि आप उसका बेचान नहीं कर सकते। बेचान करनी है कोई जरूरी है,
उसमें ये देखा जाएगा प्रशासन की ओर से कि कहीं डर के तो संपत्ति नहीं बेची जा रही। तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स और इसके कॉजेज होंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसमें ऑब्जेक्शन जताया है। गुजरात मॉडल के जरिए केवल दहशत फैलाने का काम कर रही है सरकार। तो पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हमारे साथ में, और उससे आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पे ऐतराज भी जताया है और विधानसभा में बहस के लिए कहा भी है। तो क्यों कांग्रेस को क्या ऑब्जेक्शन है इसमें? अगर बार बार दंगे कहीं हो रहे हैं तो उस क्षेत्र को 3 साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, मैक्सिमम एक बार के लिए। देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्य को करने की हमारी जो क्रिया होती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस कार्य को करने के पीछे हमारी मंशा क्या है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप जी। इस सरकार का मोडस ऑपरेंडी सिस्टम देखेंगे आप। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हमारा पिछला बजट सत्र था तब ये सरकार जो है धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर के आई थी। उसके बाद में उस सत्र के अंदर चूंकि बजट पे काफी चर्चाएं हुई और ये सरकार उसको जो है उसको पास नहीं करवा पाई, उसको पटल पे लेकर के नहीं आ पाई। उसके बाद में जैसे ही मानसून सत्र आता है तो उस बीच के अंदर जो है आपको ध्यान होगा कि एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी कि सरकार जो है तमाम सरकारी एजेंसियों की सिफारिश के बावजूद अपना निर्णय जो है, अपना स्टैंड जो है वो हाईकोर्ट में क्लियर नहीं कर पा रही थी। उस वजह से पूरा राजस्थान के छात्र वर्ग जो है वो उद्वेलित था सरकार के खिलाफ। उसके अलावा फिर जो बाढ़ आई वहां पर जो है किसानों की फसलें खराब हुई, सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे पाई। आम व्यक्ति जिसका आम आदमी के भी जिसके मकान खराब हुए, जिनकी जान माल गई, उनको सरकार मुआवजा नहीं दे पाई। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जो है वो मानसून सत्र के अंदर इसको बजट सत्र में पेश किए हुए बिल को वापस लेती है और आनंद फानंद में उसमें संशोधन करके वापस उसको पेश किया जाता है और इस तरह की परिस्थिति बनाई जाती है कि विपक्ष उसका विरोध करे और वॉकआउट कर दे और सरकार जो है उसको पास करा करके अपनी बाकी तमाम जिम्मेदारियों से पीछे हटके वापस चली जाए। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए सरकार, चूंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि पर्ची सरकार है और पर्ची बिना अनुभव के कोई भी व्यक्ति कार नहीं चला सकता और यहाँ पे अनुभवहीन व्यक्तियों को सरकार सौंप दी गई। तो अब देखिए उसका परिणाम क्या रहा। अब जो नया जो फिलहाल जो ताजा जो मामला चल रहा है, आपको ध्यान है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का चल रहा है, नगरीय विकास के चुनाव का चल रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में चल रहा है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो सरकार को पता है कि सत्र अगर सुचारू रूप से चला और सामान्य रूप से चलेगा तो निश्चित तौर पर जो है सरकार को जवाब देना भारी पड़ेगा। तो अब सरकार जो है वापस अपनी उस क्रोनोलॉजी के तहत जो है इस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण वाला बिल वापस ले आई ताकि वापस जो है सारी चर्चा इस पर केंद्रित रहे, मीडिया चैनल से सब इसी टॉपिक पे डिबेटें करे, विपक्ष जो है वो इसकी कमियां निकाले और इस तरह आने फानने में सरकार इसको पास करे और ये जो है ये वाला सत्र का भी पूरा टाइम पास हो जाए। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा तथ्यात्मक, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ऑब्जेक्शन था। निश्चित तौर पर मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि राजस्थान में यदि आपको ये बिल पास कराने की आवश्यकता पड़ी तो मैं कह रहा हूं कि क्या आप अनजाने में इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि राजस्थान में आपका पुलिस का सिस्टम जो है, आपकी सीबीआई का सिस्टम, आपकी सीआईडी का सिस्टम या आपके अन्य जो भी तंत्र जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से, कानून लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े होते हैं, वो सब तंत्र फेल हो गए। नंबर 1 बात ये। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या सरकार अपने आप को असक्षम पाती है, जबकि राजस्थान में गुजरात जैसी, पहली बात तो मैं समझता हूं ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। राजस्थान में हम सब प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, छुटपुट घटनाएं हो जाती है। सरकारें अब से पहले भारतीय जनता पार्टी की भी रही है, हमारी भी सरकारें रही है, कुछ समय रहता है तनाव और बाद में हम लोग जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं उन सब चीजों को। पर क्या आज हम इस कानून को ला करके एक दहशत का माहौल बना करके नहीं रखना चाहते? दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे लगा दिया सरकार ने इनडायरेक्टली मान लिया कि भैया कानून व्यवस्था को संभालना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ये चारा है कि जिसकी वजह से हम जो है कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या इस पूरे मामले से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? आपने 3 साल के लिए विजेंद्र जी रोक लगा दी। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि मेरे मकान पे आज रोक लग गई, मेरे घर में बुजुर्ग माता जी अचानक मुझे कोई उनके मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और मुझे किसी को व्यक्ति को अनजाने मकान बेचना पड़ता है, या फिर मेरे घर में मेरी बच्ची शादी के लायक हो जाती है, मुझे उसकी शादी के लिए अगर इसको मकान का मुझे सौदा करना पड़ता है, तो क्या सरकार तय करेगी कि मुझे मकान मैं बेचूं या नहीं बेचूं? और दूसरी बात मैं उसको कम कीमत में बेचूं या ज्यादा बेचूं? और दूसरी बात ये, क्या संवैधानिक जो हमारे अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार है, ये सरकार उस पर कुठाराघात नहीं कर रही? पहली बात। अब मैं दूसरी बात आंकड़ों पे भी जाना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय नहीं, लेकिन पोरस जी, इसमें आप किस रेट में बेच रहे हैं ये इश्यू नहीं है, बस उसमें 2 चीजें तय होंगी कि क्या आप डर के तो नहीं बेच रहे हैं, आपको अगर आवश्यकता है तो बिल्कुल आप बेचिए, उसमें सरकार के जो भी एक नोडल ऑफिसर जिसे नियुक्त किया जाएगा आप उससे परमिशन ले सकते हैं। आपको ध्यान होगा विजेंद्र जी की सरकार के अंदर वसुंधरा राजे जी के जो खास व्यक्ति रहे, खास रहे जयपुर जिले के डिप्टी मेयर,
उनको अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था। हम सब ने देखा कि नगर निगम के अधिकारियों ने उनको कितने वो चक्कर डिप्टी कटवाए। मेयर नहीं जब रहे, एक व्यक्ति वो जब डबल एक एजी रहे, व्यक्ति डिप्टी मेयर नहीं रहे, हाँ डबल एजी, कैलाश सॉरी, नाथ डबल भट्ट साहब एजी, की बात कर रहे हैं, डबल एजी रहे। रहे हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत बोल गया। डबल एजी रहे, राज्य के जो डबल एजी रहे व्यक्ति, वो बिना इस सरकारी तंत्र में बिना रिश्वत दिए वो अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं निकलवा पाए। तो क्या ऐसी स्थिति में कि जब कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचान करने के लिए जा रहा है, नोडल अधिकारी को पता है कि इसकी संपत्ति कम से कम लाखों में या फिर करोड़ों में बिकेगी, तो क्या वो अपना हिस्सा नहीं मांगेगा? पहली बात ये। और दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में कई सर्वे आए कि सब प्रदेश में चार दीवारी में जो है बहुत बड़ी तादाद में बहुसंख्यक लोग जो है वो छोड़ करके चले गए। मैं खुद चार दीवारी के इलाके का रहने वाला हूं विजेंद्र जी। सरकार विकास कराना नहीं चाहती। योगेंद्र जी, सरकार विकास कराना नहीं चाहती। सरकार की स्थिति ये है कि आज हमारा जयपुर जो है वो जामपुर हो चुका है। अभी प्रदेश में अभी 31 पे सैलानी आए थे। मैं जरावर सिंह गेट की इस तरफ रहता हूँ, आमिर रोड पे। शहर आपके स्टूडियो आने में सामान्य दिनों में मुझे 1 घंटा चाहिए था, और जिन दिनों जब सैलानियों की जयपुर में बाढ़ होती है उस समय मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर भी व्यक्ति आना चाहे तो 2 घंटे पहले आपके स्टूडियो नहीं पहुंच सकता। और ऐसे में आप अनुमान लगाइए कि अगर किसी घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी व्यक्ति को के घर में कोई आग लग जाए, तो ना वहां पे एम्बुलेंस आ सकती, ना वहां पे फायर ब्रिगेड आ सकती। तो ऐसे में यदि व्यक्ति सुविधाओं के अभाव में, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के अभाव में इस इलाके से अगर बेच करके किसी दूसरे इलाके में पलायन करेगा, तो क्या आप ये बात कहेंगे कि साहब हिंदू जो है वो शहर को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं? आप सरकार के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। आप ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज तक लागू नहीं कर पाए। आप यहाँ पर जो है एक पुरानी चार दीवारी के अंदर एक बढ़िया अस्पताल नहीं दे पाए, आप एक बढ़िया कॉलेज नहीं दे तो पाए, खैर आप चलिए, एक बढ़िया आपका चिकित्सालय नहीं दे ऑब्जेक्शन पाए, है, आप फौरुज आप जी, एक बड़ा फौरुज जी, गार्डन नहीं दे पाए फौरुज बच्चों के जी, लिए। फौरुज जी, आपका ऑब्जेक्शन है कि मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दे सरकार बजाय इस बिल के। तो चलिए अटल जी देंगे इसका जवाब। अटल जी, सुना अभी आपने, इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं और बिल लेकर के आ रहे हैं, और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है गुजरात मॉडल के माध्यम से। योगेंद्र जी, पहले तो क्या है, बेसिकली पौरुष जी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन इस अधिनियम के बारे में कुछ नहीं बोला कि इस अधिनियम के ये पक्ष में है या विपक्ष में। अच्छा, अब पौरुष जी बात बात पर कांग्रेस की शायद ऊपर से ये फीडिंग है कि भी आप ये बात बात पे बोलो पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। तो एक नहीं बात है, पौरुष जी को वास्तविकता मैं है। बोलूं, हाँ सुन तो लो आप, 1 मिनट में बोला नहीं कि हमारी सरकार बेसिकली पढ़े लिखों की है, मुंह खर्ची तो है नहीं हमारे यहाँ। पर्ची मानी लेटर हेड पे हम लिख कर देते हैं कि भी आप ये बनेंगे वो, ये हमारे यहाँ भाषा ऐसी नहीं कि तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, और मुंह से बोल दिया वो बन भी जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा एक पैटर्न अलग है, आपके यहाँ पैटर्न अलग है, और हम इस पैटर्न पे विवाद करने की बजाय हमको ये देखना पड़ेगा कि मानवीय मूल्यों के आधार पर ये अधिनियम कितना जरूरी था। और हमने पहले से ये वादा किया कि भी जहां पर भी अगर तुष्टीकरण है, जहां पर भी अल्पसंख्यक एक समुदाय हो गया और उसको बहुत सेंसिटिविटी के आधार पर या उसको मानवीय आधार पर उसके साथ दुराचार हो रहा है और वो प्रेशराइज होकर के वो क्षेत्र छोड़ने पे मजबूर हो रहा है, तो उसके अंदर 2 काम होते हैं। एक तो उसका शोषण होता है उस व्यक्ति का, कि उसको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। दूसरा, उसका उस जगह से जो अटैचमेंट है, पुरखों का अटैचमेंट, उसके लिए भी उसको असामान्य व्यवहार से गुजरना पड़ता है। तो इन्हीं सबकी सुरक्षा का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। और अभी माननीय योगेंद्र सिंह ने बहुत सारे क्षेत्र बताए। जोरावर सिंह गेट पे पौरुष जी खुद रहते हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं तो इस वजह से विचारधारा की प्रॉब्लम के कारण ये अभी लिमिटेड बात कर पाएंगे। नहीं, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सिवाय ट्रैफिक मैनेजमेंट के। मैं देखिए, मैं ये और किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सरकारी व्यवस्थाओं से। अटल जी अपनी पूरी बात पहले मैं आऊंगा आपके पास। योगेंद्र जी देखिए, गुजरात के अंदर ये कानून बना, कानून के बाद उसमें संशोधन भी हुए, और अभी करीब करीब आप देखिए पिछले 25 साल से गुजरात शांत है, करीब करीब लगभग। उसका कारण है कि भाई आप जहां पर वास्तव में थोड़ा सा अधिनियम कानून के दायरे में लाते हैं, लोगों को समझ में आता है, उनके लोग या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो समझाते हैं कि भी आपकी ये अधिकार है,
ये अधिकार नहीं है, आपके ये तरीका है रहने का, ये तरीका नहीं है, ये आपका मानवीय व्यवहार है, ये नहीं है। तो ये सारी चीजों को समग्र रूप से देखना पड़ता है। और धीरे धीरे मैं तो सोचता हूँ कि आपने बहुत सारी घटनाएं दिल्ली में भी देखी कि हर जगह लगा हुआ है कि ये मकान बिका हुआ है, ये मकान। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखा, ऐसा ही राजस्थान में देखने को मिलता है बहुत सारे नूह वाले क्षेत्रों में, और यहाँ पर भी बहुत बार आता है हवा महल वगैरह इस साइड में। तो ये सब के लिए अगर अधिनियम बन जाए तो अच्छी बात है ना, ये कानून का आधार भी हो जाएगा। व्यक्ति को एक रहने की परंपरा और एक सलीका और मानवीय आधार वो जरूरी है, और इसके साथ दंडात्मक प्रक्रिया है उसको भी थोड़ा सा कहते हैं कि भी जो प्रक्रिया है उसमें उसको उचित रूप से देखना पड़ेगा, पॉलिसी को बनाना पड़ेगा। और इसी के प्रति हम कृतबद्ध भी हैं। हमने यही बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि भाई हम इस तरीके के पलायन को रोकेंगे, हम इस तरीके की जो ये जबरदस्ती जो प्रॉपर्टी डीलिंग और शोषण हो जाता है उसको रोकेंगे। तो उसके लिए कृत संकल्प है भारतीय जनता पार्टी, उसी का अधिनियम है और स्वागत योग्य। जी पौरुष जी, स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए। अटल जी का कहना है कि आप मूल मुद्दे के अलावा मूलभूत सुविधाओं पे बोले, जो उसकी सरकार पहले से व्यवस्था कर रही है, क्योंकि 2 साल पे लगातार ये बात कही गई है कि 5 साल में जो काम आपने नहीं किया वो 2 साल में हो चुका है, और उसके लिए बहस भी करने को तैयार है। तो इस मुद्दे पे तो चलिए खैर आप लोगों की इच्छा है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के अटल जी कह रहे हैं कि आप उस पे कुछ नहीं बोल पाए, तो इसका मतलब जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, अटल जी के शायद समझने में फर्क हुआ। बाकी आपके विद्वान दर्शक जो हमारी डिबेट को देख रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि मैंने इनकी जो मूल मंशा है उसका मैंने किस तरीके से खुलासा किया। इनकी जो मंशा जो हमेशा विधानसभा सत्र से पहले जरूरी मुद्दों से भटकने की रहती है, और इस बार भी इन्होंने जो है वापस उसी मॉडस ऑपरेंडी सिस्टम को वापस इन्होंने लागू करने की कोशिश करी है। एक बड़े किसी विद्वान ने कहा है कि छिपकली दिन भर जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है, शाम को जाकर के किसी महापुरुष की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के मुद्दों के पीछे, धार्मिक मुद्दों के पीछे अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। दूसरी बात, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि देखिए ये कानून अगर आता है तो मैं आपसे पहली बात इस बात जो मेरे द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, आप मुझे बताइए कि क्या सरकार अपने आप को इस बात को नहीं कह रही कि भाई हमारे बस की बात अब कुछ नहीं है, हमारी पुलिस जो है वो अपना इकबाल खो चुकी है, हमारी सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, हमारी खुफिया एजेंसी अपनी इकबाल खो चुकी है। अब हमारे पास आखिरी में सिर्फ यही रास्ता बचता है कि भैया आप लोगों को जबरन, भले ही आपके यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो, भले ही आपको अपना मकान अपग्रेड करने के लिए यहाँ से किसी अच्छी कॉलोनी में जाना है, या भले ही आप किसी आर्थिक संकट के नीचे दबे पड़े और आपको अपना आर्थिक कर्जा चुकाने के लिए आपको यहाँ से छोड़कर जाना है, परंतु आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा और आपको जबरदस्ती यहीं पर ही रहना पड़ेगा ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। क्या ये सरकार की जो इच्छा है, क्या ये जायज है? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ पे डरपोक लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर लोग आपस में मिलजुल के भी रहना जानते हैं, और अगर अपनी ऊपर अपनी आन पे, अपनी बान पे, अपनी शान पे अगर कोई उंगली उठे तो उसको जवाब देना भी जानते हैं। अटल जी, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत में आग लगाने का काम किया है आप लोगों ने। ये कांग्रेस पार्टी है, ये भारत देश का डीएनए है, ये राजस्थानियों का डीएनए है कि जिन्होंने आपकी लगाई गई आग को हमेशा बिना फायर ब्रिगेड के आपस में भाईचारे से और आपस में तरीके से सुलझाया है। और मैं आपसे इस बात को वापस कहना चाह रहा हूँ, इस बिल के अलावा चर्चा कराइए। ये बताइए कि पंचायत चुनाव संवैधानिक सिस्टम पंचायती राज चुनाव पौरुष से मैं उस पर अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मुझे सिर्फ बिल और कैबिनेट के आसपास ही रहना है। तो अटल जी आपसे जवाब चाहूंगा, 2 मिनट में प्लीज अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं एक मिनट और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने अभी इस बात को कहा कि साहब ये जब कानून ले आएंगे उसके बाद में जो है कथित तौर पे पलायन की घटनाएं रुक जाएगी। जोगिंदर जी, आपको ध्यान होगा कि इसी तरह के दावे जो है सरकार ने धर्मांतरण कानून को लाते समय भी किए थे। वो कानून विधानसभा में पास भी हुआ और बाद में जो है वो नोटिफाई भी कानून हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या उसके बाद में राजस्थान में धर्मांतरण रुक गया? नहीं रुका ना। उसके बाद आप ही के चैनल पे शायद हम लोगों ने बैठ करके एक बार जो ईसाई समुदाय के द्वारा एक धर्मांतरण की बड़ी जो प्रयास किया गया था उस पर हमने चर्चा करी। उसके बाद में इस कानून के पास होने के बाद में राजस्थान में जवाब दिलाता हूं सर, समय का में 2 गेस्ट है क्योंकि जवाब नहीं आ पाएगा। अटल जी शॉर्ट में दीजिए। पहली बात तो पौरुष जी है, वो मन से नहीं कह रहे हैं, वो केवल अपनी पार्टी की लाइनें बोल रही, क्योंकि वो तुष्टीकरण वाली लाइनें करते हैं और ये कहते हैं कि धर्म जवाब देने हम धर्म की तो बात करें, हम कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी
भारत की जो संस्कृति है उसको बचाने की पूरे प्रयास करेगी और करती आई है। और हम बहुत स्पष्ट कर दे कि कोई भी असंवेदनशीलता हम व्यक्ति के अंदर नहीं होने देंगे, हम व्यक्तियों के साथ ये डिफरेंस नहीं करने देंगे। जो उनके राइट्स है, हम सहिष्णु है, हिंदू सहिष्णु है, और इस सहिष्णुता का फायदा, और ये होता है ना पंथ की टूट फूट, जाति की टूट फूट, ये हमारा काम नहीं है। हम जो सही है, जो स्थापित है, जो मानवीय मूल्यों के आधार पर जरूरी है, वो सब कानून लाएंगे, और ये उसी का हिस्सा है। आपकी सहिष्णुता जो है वो प्रयागराज में पूरे सनातन समाज और हिंदू समाज में देखिए कि चलिए जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। संदेह यह जताया जा रहा है कि इससे एक तो करप्शन फैलेगा, मोनोपोली चलेगी। नहीं योगेंद्र जी, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैंने ये देखा है अपनी नौकरी पर, मैंने तो नाम भी लिए कि मैंने कहाँ नौकरी की है, और ये सब चीजें मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है। बॉडी लाइन, बॉडी लैंग्वेज और आंखों की बातों से कोई पुलिस का लेना देना नहीं। पुलिस के घर घर के पीछे तो रहती नहीं है, लेकिन ये देखा है कि जो अल्पसंख्यक है उनके मकानों के बाहर कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये मकान बिका हुआ है, हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, उनके हर जगह मकान के बाहर जहां भी इस तरह से असंतुलन हो जाता है, धार्मिक असंतुलन, जातीय असंतुलन हो जाता है, वहां पर लिखा मिलेगा और वो बाहर जाने को तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि उन लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा ना हो और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे वो ये सोच करके बाहर जा रहे हो कि भाई हम यहाँ असुरक्षित हैं। तो कानून सब बने हुए हैं, कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे कानून नहीं है जो मन की बात बता सके, जो बॉडी लाइन, बॉडी लैंग्वेज को पुलिस वाले रोक सके। ऐसे पुलिस वाले कोई गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे तो रहेंगे नहीं। और ये व्यवहार जो होता है, जो एक जाति, धर्म और एक विशेष से लोगों का होता है, इस व्यवहार के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 4 चक्कर काट लो एक मोहल्ले में, तो शाम को जो वहां मोहल्ला सचेत हो जाता है, यार ये कहीं चक्कर हो गया भाई, ये 4 मोटरसाइकिलें क्यों चक्कर काट रही है। आदमी अशांति पैदा नहीं होने देता। मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कह रहा, लेकिन देखिए ये हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि समझते तो है, ये जा रहे हैं और उन सब इलाकों में मैं नौकरी कर चुका हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। कानून अच्छा है, कानून बनना चाहिए। ये किसी के साथ जाति नहीं कर रहा। अगर हिंदू हिंदू को बेच रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हिंदू क्रिश्चियन को बेच रहा है, क्रिश्चियन सिख को बेच रहा है, सिख ईसाई मुसलमान को बेच रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हिंदू हिंदू से नहीं है, मुसलमान मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे जहां हिंदू पलायन करने में आमदा हो रहे हो या कोई क्रिश्चियन आमदा हो रहे हो या मुसलमान, लेकिन एक बात होगी जोशी साहब, यहाँ एक बात ये होगी कि अगर किसी को आवश्यकता है, वाकई आवश्यकता है, उससे प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है और वहां खरीदार भी अगर कोई दूसरी कौम का है, तो वहां आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें उसको जवाबदेही बनेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपना जो शपथ पत्र दीजिए, उसकी जांच होगी, और जांच भी कोई हल्का फुल्का नहीं, कलेक्टर की जिम्मेदारी है ये। कलेक्टर अगर यस करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई एसएचओ, एसपी या पटवारी या गिरदावर उस चीज पर फालतू की बातें नहीं कर सकता है अगर उसकी आवश्यकता है। और अरे साहब, आपके राजनीतिक पार्टियां हैं, 4 आदमी मिलके जाएंगे कलेक्टर के पास के साहब ये मकान बेच रहा है, या तो आप खरीद लो, नहीं तो इसको पैसे दिलवाओ, इसके बच्चे की शादी है तो होगा। चलिए समय हो चुका है सर, समय हो चुका है। 10 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार ने भले कलेक्टर साहब को जिम्मेदारी दे दी, परंतु क्या एक मकान बिकने पर कलेक्टर खुद जांच करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा ना। कलेक्टर संबंधित पुलिस अधीक्षक मजबूर कर दिया कि उस नरक में जियो। आपने उस नरक का इलाज नहीं किया, जीने के लिए मजबूर कर दिया। आपने कहा कि तू समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, बिल आया है, कैबिनेट की मंजूरी मिली है, विधानसभा में आएगा, इसी सत्र में आएगा, उस पर रोचक बहस होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बिल का इंपैक्ट तो कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन सियासी पारा जरूर चढ़ गया है राजस्थान की राजनीति का जब ही ये कैबिनेट से बाहर आया।
तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।